बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। काफ़ी समय तक सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते थे। वैसे तो इसके लिए वे अपने तीनों पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करके वे अपने तीनों पुत्रों में किसी प्रकार का कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने की सोची। राजा का ये फैसला राजकुमार को ही नहीं वरन मंत्रीगणों को भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि राजा अपने तीनों पुत्रों में सबसे योग्य का चयन कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ काफ़ी मंथन किया। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे अंदर अब पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन करने देना चाहता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में किसी प्रकार का संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य की सत्ता मैं उसके हाथ में देना चाहूँगा जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक समझ सके और उसे ठीक से निभा सके। उसमें वह योग्यता हो जिससे वह प्रजा की समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और उनकी रक्षा कर सके। ऐसे में मैं तुम तीनों में सत्ता की कमान उसे देना चाहूँगा जो तुम तीनों में सबसे योग्य हो। राजा की ऐसे बातों को सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। राजा ने फिर कहा, मैं तुम तीनों के मध्य कुछ प्रतियोगिताएं रखूँगा, जिसमें जो खुद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े लड़के से एक काठ का उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने तीनों बेटों से कहा, मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा। जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वहीं राजा का तीसरा बेटा थोड़ा आलसी था। वह थोड़ी ही देर काम करने के बाद थकावट महसूस करने लगा। उसने पास रखे पलंग पर लेटकर थोड़ा आराम करने की सोची। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य, अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज़ की इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस से पूरी तरह घेर लेता। उसे लगता कि यह काम काफ़ी आसान है। ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह उसे कुछ ही समय की मेहनत में उसे पूरा कर लेगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को थी, मगर उसके ख्याली सपनों का ना तो अंत हुआ और ना उसने काम को शुरू किया। लेकिन देर होता देख मन ही मन उसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी थी। अब देर हो रही थी, उठो और काम को शुरू करो। एक मन उससे बार बार कहता कि मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता। तभी अचानक पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 440 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। वह पिता की आवाज़ को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक कोई काम शुरू भी नहीं किया था।
ऐसे में वह भागकर काम करना शुरू कर दिया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि तभी उसके पिता वहाँ आ धमकी। पिता को सामने पाकर वह और ज़्यादा घबरा गया। वहीं बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह की काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस हो गया पिताजी। यह कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, समय अब खत्म हुआ। तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका हूँ। अब बारी तुम्हारे किए काम को जानने की है। अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा कर लिया है। तब छोटे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने बड़े लड़के को बाग में गिरे समस्त पत्तों को इकट्ठा करने एवं उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते उन्होंने बेहद कठोर शब्दों में उससे कहा, ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर तुम इस प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाओगी। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र एवं महुए के बाग में बुलाया, जहाँ ढेर सारे महुए पेड़ों के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने दूसरे पुत्र से सभी महुआ को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। आखिर में राजा अपने तीसरे बेटे को कनेल के फूल वाले बाग में बुलाया और उससे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने एवं उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा अपने तीनों बच्चों को काम सौंपकर वहाँ से चले गए। शाम को वे अपने बेटों को दिए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ने ही कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हुए समय रहते ही पूरा कर लिया था। ऐसे में अब बारी थी अपने तीसरे बेटे की किए को जानने की। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता एवं क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बागों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले राज्य में अहम बदलाव का खाका खींचने और लंबे चौड़े एक्शन प्लान करने में लगा रहता। और इस प्रकार आलसी बेटे ने पूरा दिन बस अपने आराम तलबी और ख्याली पुलाव बनाने में गंवा दिया। थोड़ी ही देर में उसे राजा की आवाज़ सुनाई दी। राजा की आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ था और इधर राजा के आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफ़ी तेज़ी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। हड़बड़ाहट में वह किसी जानवर की तरह बाग में आधा लेट लेट कर फूलों को टोकरियों में भरने लगा। अभी उसकी एक टोकरी भी पूरी नहीं भरी थी कि तभी राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने में लथपथ छोटा बेटा और घबरा गया और बस हो गया पिताजी, यह कहकर अपने काम में लग गया। मगर
पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम एक बार फिर फेल हो गए, अब तुम्हें क्या कहना है? तब छोटे बेटे ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं अभी तक अपना काम पूरी नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते हैं कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की दोबारा वही बात सुनकर उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आया, परंतु एक राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने उसे एक आखिरी मौका देने की सोची। अगले दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने महल के पीछे बुलाया। महल के पीछे एक बहुत बड़ा सा कुआं था। राजा तीनों बेटों को कुएं से थोड़ी दूर ले गए। वहाँ पहले ही से थोड़े बड़े आकार के गड्ढे खुदे हुए थे। राजा ने कहा, इस बार तुम लोगों को मैं एक ही जैसा काम देना चाहता हूँ, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो और कोई ये ना कह सके कि मेरा काम दूसरे वालों के काम से कठिन था। मैंने यहाँ 3 समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढे को चुनकर उसमें सामने वाले कुएं से पानी लाकर डालो। जिसका गड्ढा सबसे पहले भरेगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूँगा। राजा के जाने के बाद राजा के दोनों बड़े बेटे तन मन से काम में लग गए। वहीं तीसरा बेटा गड्ढे से थोड़ी दूर बने एक झूले पर लेट गया। यह काम उसके लिए बहुत ही सरल था। ऐसे में वह जान गया कि उस देश का अगला राजा बनना अब तय है। ऐसे में उसने झूले पर लेटे लेटे एक बार फिर राजा बनने के बाद आगे की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इन्हीं योजनाओं पर विचार करते करते न जाने कब दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। हालांकि इस बीच उसने कई बार उठकर काम करने की सोची, मगर कभी उसका मन नहीं हुआ। उसने सोचा, अभी बहुत समय है, थोड़ी और आराम करके फिर चलता हूँ। इन्हीं सब बहानों में उसका सारा दिन निकल गया। तभी अचानक उसकी नज़र ढल रहे सूरज पर पड़ी। वह समझ गया कि एक बार फिर उसने काफ़ी देर कर दी है। ऐसे में वह तेज़ी से कुएं की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी पानी भरकर उसे गड्ढे में डालने लगा। उसने थोड़े ही समय में बहुत ढेर सारी मेहनत की, परंतु यह क्या, उसकी मेहनत तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह गड्ढे में जो भी पानी डालता वह पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता। दोबारा से जब वह पानी लेकर आता तो गड्ढे में एक बूंद भी पानी नज़र नहीं आता। थोड़ी ही देर में वह झल्ला गया, क्योंकि एक तो सूरज जल्दी पड़ी थी, दूसरे गड्ढे में पानी ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में मिट्टी बलुअट थी, जिसके कारण पानी डालते ही मिट्टी सारा पानी सोख लेती थी। ऐसे में उसकी मेहनत निरर्थक जा रही थी। हालांकि काफ़ी प्रयासों के बाद गड्ढे में थोड़ा पानी जरूर आ गया, मगर तब तक लगभग अंधेरा होने को था। तीसरे बेटे ने समझ लिया कि यह काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। पिताजी ने बहुत सोच समझ कर यह काम उन्हें सौंपा था। वे जानते थे कि इन गड्ढों को भरना इतना आसान नहीं होगा जितना कि दिख रहा है, मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेचारा छोटे से गड्ढे तक की दौड़ ऐसे लगा रहा था जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। वैसे यह एक सच भी था, ट्रेन छूट ही रही थी उसके सुनहरे भविष्य की। थोड़ी देर में राजा का वहां आना हुआ। राजा को देखते ही दोनों बेटे काफ़ी खुश हुए। उनके द्वारा सुबह से की जा रही अथाह मेहनत के बाद अब उन्हें पिता से मिलने वाले एक अच्छे फल का इंतजार था। वहीं तीसरे बेटे ने पिता को सामने देखते ही मिट्टी के घड़े को कुएं में फेंक दिया।
ऐसा करके उसने शायद अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं कर दिया था। राजा ने दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचा और बोला, क्यों, आज तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? आज तो मैंने तुम्हें वही काम दिया है जो इन दोनों को दिया है। अब बताओ, तुमने मेरे द्वारा किए गए कार्य को कितना पूरा किया? पिता की बातों का उसके पास कोई जवाब ना होने के कारण उसने एक बार फिर पिता से कहा, बस बस पिताजी, थोड़ी देर और, बस हो ही गया है। मगर पिता ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, बस अब इससे ज़्यादा मैं और समय तुम्हें नहीं दे सकता। अब समय खत्म हुआ, अब बारी परिणामों की है। अब समय है तुम सबके कार्यों के मूल्यांकन का। ऐसा कहकर पिता खुदे हुए गड्ढों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने बारी बारी से सभी गड्ढों को देखा, मगर परिणाम फिर वही थे। दोनों बेटों के गड्ढे पानी से लबालब थे। वहीं छोटे बेटे के गड्ढे में पानी इतना ही था मानो जैसे भूमि पूजन हुआ हो। पिता को ऐसे में अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब बताओ, इस बार तुम क्यों फेल हो गए? अब क्या तुम्हारा गड्ढा उन सब से बड़ा था, या कोई और वजह बताना चाहोगी कि जिससे यह समझा जा सके कि तुम्हारा काम दूसरों से कठिन था? तुम कब तक झूठे बहाने से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा मौका गंवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो इनमें हैं। मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी मामले में इन दोनों से कम नहीं थे, मगर आलस्य में हर काम को आगे और आगे टालते जाने की आदत ने तुमसे इस देश की सत्ता पाने का भावी मौका छीन लिया। राजा ने फिर कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा शख्स इस देश की सत्ता संभाले जो खुद एक नंबर का आलसी हो। ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वह किसी भी काम को तुरंत करने के बजाय उसके लिए आगे की तारीख तय करने में भरोसा करता है। ऐसे शख्स को इस देश का उत्तराधिकारी बनाकर मैं देश के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। आखिर कैसे कोई राजा अपने देश के भविष्य को अपने ही हाथों गर्त में धकेल सकता है? राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों को आधे आधे राज्य की कमान सौंप दी और स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह स्वयं अपने भविष्य को निरंतर गर्त की ओर धकेलने का कार्य करता है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर से आलस्य रूपी विकार को दूर भगाना होगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी थोड़ा या ज़्यादा पर आलस्य से जरूर घिरे रहते हैं। जो काम किसी भी वक्त किया जा सकता है, उस काम के लिए भी हम दिन व मुहूर्त तय करते हैं, और कभी कभी तो उसका दिन और मुहूर्त कभी आता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन टलता चला जाता है और फिर वही आसान सा काम काफ़ी कठिन लगने लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो वह काम हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। हम उससे दूर भागने लगते हैं। उस काम के बारे में हम फिर सुनना भी नहीं चाहते और एक दिन उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आलस्य एक प्रकार का विकार है जो कम या ज़्यादा हर किसी में ज़रूर होती है। हम इसे अपने से जितना दूर रख पाएंगे, खुद से जितना दूर भगा पाएंगे, हम अपने काम को उतने ही सही तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति खुद एक प्रकार का अवरोध न बनकर उसे सही समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आज से ही हम ये अपने आप से वादा करें कि जो काम हमें मिला है उसे वक्त रहते पूरा कर दें।